हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू अकेडमी में। मैं महिमा आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, मैंने रेस्पिरेशन के बारे में काफी बातें आप लोगों को बता दी थी, जैसे कि ट्रैकिया के बारे में या ईसोफेगस के बारे में या फेरिंक्स के बारे में, लैरिंक्स के बारे में और भी बातें मैंने आपको बता दी थी। आज मैं आपको लंग्स के बारे में पढ़ाना चाहूंगी। लंग्स होता क्या है, फंक्शन कैसे करता है, इसके अलावा मैं आपको एल्वेलाई के बारे में, टाइडल वॉल्यूम के बारे में, टाइडल कैपेसिटीज के बारे में और अदर जानकारियां प्रोवाइड करूंगी। सबसे पहले मैं आपको लंग्स के से रिलेटेड उनके फिशर्स या उनके ऑब्लिक लाई, उन सब के बारे में आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम महिमा सक्सेना है। मैं सी नीट क्वालिफाइड हूँ और बहुत जल्द एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने वाली हूँ। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए हम लोग शुरू करते हैं लंग्स को पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन के बारे में मैंने काफ़ी नॉलेज आपको दे दी थी। क्या क्या पढ़ाया था मैंने आपको, मैं एक बार बता देती हूँ। पहले तो मैंने आपको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में बताया था, फिर टाइप्स बताए थे, फिर रेस्पिरेशन के स्टेप बताए थे। इसके अलावा मैंने आपको ऑर्गन बताए थे कि एलआरटी यूआरटी क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बता दिया था। नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया तक के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे लंग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू मायू अकेडमी। ये मेरा लोगो है, मैं महिमा हूँ, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। अब हम शुरू करते हैं लंग्स के बारे में कुछ बातें करना। ये जो मैंने ये आपके लिए फिगर तैयार करके लाई हूँ आज, पूरा आज 2 तारीख है, 2/7, ठीक है। ये फिगर पूरा तैयार करके लाई हूँ लंग्स के बारे में कि लंग्स की कितने पेयर ऑफ लंग्स होता है। एक 1 पेयर ऑफ लंग्स होता है। स्टडी ऑफ लंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ लंग्स को हम लोग बोलते हैं पल्मोनोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा कवरिंग ऑफ लंग्स क्या कहलाती है, प्लूरा कहलाती है। अच्छा, प्लूरा 2 टाइप की होती है, एक विसरल प्लूरा, एक पैराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा क्या होती है, इनर लेयर जो कि अटैच करती है लंग्स के साथ में, उसको विसरल प्लूरा कहते हैं। पैराइटल प्लूरा क्या होती है, जो कि चेस्ट वॉल पर अटैच रहती है। स्पेस बिटवीन दीज लेयर्स इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी और विच कंटेन प्लूरल फ्लूइड, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन ड्यूरिंग द ब्रेथिंग इज ब्रेथिंग, फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रेथिंग। अच्छा, इसमें जो है वो ढंग से आया नहीं है, बनाया था मैंने, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा कुछ डिफॉर्मिटी आ रही है। मैंने हैंड रिटन नोट्स भी इसके अंदर डाले हैं, तो उससे मैं आपको समझाती हूँ। पहली चीज़ तो मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं आपको लंग्स के डायग्राम से समझा देती हूँ। रुकिए एक सेकंड। ये सारी जो ये सारी बातें हैं, ठीक है, ये सारे आज कुछ हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको लंग्स का डायग्राम बना के बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। अब हम बना लेते हैं लंग्स का डायग्राम और लंग्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देती हूँ। रुकिए, ये देखो, पिकासो में हूँ नहीं और मुझे डिजिटल पेन पे काम करने की अभी आदत नहीं है, तो धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना प्लीज़, ठीक है। इसके अलावा अभी रुकिए एक सेकेंड रुकिए। मैं सब बताऊंगी, बस वेट करिए मेरे साथ, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग, मेरी ड्राइंग को माफ़ करना, बट मैं अच्छा बना लेती हूँ, इस टाइम बन नहीं पा रहा है किसी कारणों की वजह से, ठीक है। ये एंड देन ये, चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये हमारा लंग का डायग्राम है। सबसे बड़ी बात क्या होती है इसके अंदर, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो, ओ ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं आपको समझाती हूँ, कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे बड़ी बात, जैसे हम जहाँ खड़े होते हैं ना, उसका अपोजिट मान लेते हैं। जैसे ये मान लो ये लेफ्ट लंग है और ये हमारा कौन सा लंग है, ये हमारा राइट लंग है, ठीक है। सबसे पहले तो यही चीज़। अब इसमें दूसरी बात क्या जाननी है, ये जो लंग होता है वो हमारा शॉर्टर होता है, यानी कि लेफ्ट लंग कैसा है, शॉर्टर है,
ठीक है, शॉर्टर होता है और ये होता है लॉन्गर। देखो ये जैसे मैंने छोटा बनाया है और ये बड़ा बनाया है, इसको कहेंगे लॉन्गर, LONGER, ये है लॉन्गर लंग्स। ठीक है, अब अगर ये बड़ा और ये छोटा है तो ये समझिए अगर एक ये चीज एक बड़ी है और एक चीज छोटी है तो इसका मतलब इनके वेट में भी अंतर आएगा। अब वजन में कितना कितना अंतर आएगा वो देख लो। ये छोटा है तो इसका वजन कितना है, 525 ग्राम, और ये लंबा है, इसका वजन है 625 ग्राम। ठीक है, 625 ग्राम। ये बातें हो गई। अब दूसरी बात हम जान लेते हैं कि अब ये जो मैंने बातें हैं, ये 3 पार्ट्स के अंदर जो मैंने और ये 2 पार्ट्स के अंदर बांटा है, इसको क्या कहते हैं? ये होते हैं लोब। ये होती हैं लंग्स के अंदर जो लोब्स, जैसे लंग्स है ना, ये जैसे आप मानो ये एक लंग, मैं आपको बना के बता देती हूँ, ये एक लंग है, इसके अंदर एक ऐसे करके लोब कटी हुई होती है। लोब्स मतलब गड्ढे या दरार या खांच मान लो, ठीक है, तो उन्हें हम लोब्स कहते हैं। लोब्स जो होती हैं, इसमें जो लेफ्ट लंग में लोब होती है वो 2 होती हैं, उनका नाम होता है सुपीरियर लंग और दूसरा का नाम होता है इंफीरियर लंग या इंफीरियर लोअर लोब, सॉरी माफ करना है, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। ठीक है, अब इसमें होती है 3, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए 3 खांचों में डिवाइडेड है। तो पहले वाले का नाम होता है अपर लोब, नीचे वाले का नाम होता है लोअर लोब और बीच वाले का नाम होता है मिडिल लोब। कोई इसमें परेशानी, कोई दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए। ये तो मैंने आपको लोब्स के बारे में बता दिया। अब ये जो खांचे बनाए गए हैं, जैसे एक खांच ये बनाई गई है, मैंने ये कवैये बनाई है, मैंने येलो कलर से जो खांच बनाई है, इस एक खांच को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम ऑब्लिक फिशर। तो ये है हमारा ऑब्लिक फिशर, इसको कहेंगे ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर। ठीक है, ये जो 2 खांचे बनाए गए हैं, इसको देखो, एक जो ये इस तरीके से बनाई गई है तो इसी की तरह है, तो ये वाली खांच तो ऑब्लिक ही फिशर होगी, ऐसे लिख देती हूँ OF। और ये वाली जो खांच है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल फिशर। क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल फिशर। ठीक है, अच्छा, ये सारी बातें तो इसकी हो गई। अब आप एक बात जानो, जो ये बीच में 2 गैप बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं प्लूरा। ये जो गैप है, ये जो गैप है, इसके अंदर जो लाइनिंग हो रखी है, इसको हम कहते हैं प्लूरा। ठीक है, और जो इसके अंदर जो ये स्पेस है, उसे ही हम प्लूरल स्पेस कहते हैं। अच्छा, प्लूरा 2 तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल प्लूरा जो होता है उसे हम लोग विसरल प्लूरा कहते हैं, और जो एक्सटर्नल होता है उसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। और जो उसके बीच में जो स्पेस बच जाता है, उसको हम कहते हैं प्लूरल स्पेस। ठीक है, प्लूरल स्पेस। अभी इस डायग्राम में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा वैसा हो रखा है इस वजह से। अच्छा, एक बात और जान लो, क्योंकि ये लंग्स है, ये किसके? स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। तो स्टर्नम जो होती है, इसे कहते हैं, ये किस एरिया पे प्रेजेंट होता है? ये मीडिया स्टर्नम पर प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा इसके पास एक नॉच प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग कार्डिक नॉच भी कहते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको अपना वाला जो हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए थे, मैं उस डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। रुको, मैंने वो भी डाल के लाई हूँ। देखो, जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, इसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया। ये देखो, ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग, शॉर्टर, एक सेकंड रुको, मैं पेन का कलर बदल लेती हूँ। हाँ, ठीक है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये शॉर्टर है, ये लॉन्गर है, ये पूरा नहीं आया है किसी भी तरीके से। देखो, ये हॉरिजॉन्टल फिशर है और ये इसको ऑब्लिक फिशर कहते हैं। ये देखो, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये जो देखो एक फिशर ग्लोब बनाई है, इसको हम लोग फिशर कहते हैं, ऑब्लिक फिशर। इसके अंदर जो होता है, ये वाला जो पार्ट है, इसको कहते हैं हम प्लूरा। ये देखो, उसके अलावा प्लूरा जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल होता है, मैं दोबारा आपको PDF सेंड कर दूंगी अच्छे से एकदम, वो आप टेलीग्राम की लिंक पर जाके क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये होता है विसरल प्लूरा, पेरी प्लूरा, और एक्सटर्नल होता है पैराइटल प्लूरा। अच्छा, ये जो पार्ट गया है ना, इसी को हम लोग प्लूरल स्पेस कहते हैं। ये जो चीज बनी गई है ना, जो जिसपे लंग्स टिके हुए हैं, उसको कहते हैं हम मीडिया स्टर्नम। और जो एक चीज हमारे पास प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं कार्डिक नॉच। कोई तो दिक्कत है नहीं इसमें, पूरे लंग्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ,
हैंड रिटन में दिखा देती हूँ मैं आपको। राइट और लेफ्ट मैंने क्या किया, जैसे बताया ये राइट है ये लेफ्ट है। राइट के अंदर राइट बड़ा होता है, 625 ग्राम का होता है, 2 फिशर प्रेजेंट होते हैं, 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। समझ गए ना? देखो दोबारा दिखा देती हूँ 3 फिशर और 3 लोब कैसे हुए इसके अंदर। देखो देखो ये तो हो गई फिशर, 1 फिशर और 2 फिशर, और लोब कितनी है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। इसमें कितनी होंगी, 1 नंबर और 2 नंबर। इसमें फिशर कितना होगा, केवल 1 ही तो होगा। अब देखो वही बात इसमें लिखी होगी नीचे, तो कितने हो गए, 2 फिशर 3 लोब, और अपसेंट रहेगी, कोई भी नॉच प्रेजेंट नहीं है राइट साइड की तरफ। अच्छा नॉच भी प्रेजेंट लेफ्ट साइड की तरफ रहती है, कार्डिक नॉच आर प्रेजेंट। देखो छोटा है 525 ग्राम का है, 1 फिशर है, 2 लोब्स है। तो ये बात रही लंग्स की। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्री की, उसके अंदर दिखा देती हूँ जो मैं आप लोगों के लिए बना के लाई थी। रुकिए, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि मैम बना के लाई लेकिन उससे हमें कुछ बताया नहीं। अभी मैम थोड़ा सा ना आर्टिफिशियल तरीके से, या फिर आप ये कहिए कि डिजिटली तरीके से अभी सीख रही हैं, और मैम को भी इतना डिजिटली आता नहीं है। एक्चुअली मैंने ऑफलाइन ही पढ़ाया है, अभी तक ऑनलाइन इतना ज़्यादा नहीं किया है। ठीक है, देखो इसमें भी आपको दिख रहा होगा, देखो हॉरिजॉन्टल फिशर के बारे में मैंने बताया ना आपको, ये देखो हॉरिजॉन्टल फिशर। फिर ये देखो ये नीचे आई है ऑब्लिक फिशर, ये देखो लोअर लोब, मिडिल लोब, अपर लोब, इसमें अपर लोब, लोअर लोब, ऑब्लिक फिशर, ये ऐसा ही लंग दिखाई देता है जैसा इसमें बनाया गया। ठीक है, अच्छा लोब्स देखो मैंने ये बताया था, हॉरिजॉन्टल फिशर, ऑब्लिक, अपर लोब, लोअर लोब, ऑब्लिक फिशर। ठीक, right lung is larger, it has 3 lobes, while left lung is smaller because of the presence of heart। क्योंकि लेफ्ट लंग के पास क्या है, हार्ट है, कार्डिक नॉच है ना उसके पास में, लेफ्ट की साइड हमारा झुका हुआ हार्ट है, इस वजह से है। अब रेस्पिरेटरी ट्री की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्री कैसे बनता है, क्या होता है? वैसे मैंने आपको रेस्पिरेशन के पार्ट्स वगैरह बता दिए थे, बट ये ट्री पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रेस्पिरेशन एक्चुअली होता कैसे है। तो सबसे बड़ी बात ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर 2 चीजें होती है, एक राइट प्राइमरी ब्रोनकाई और एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोनकाई। ठीक है, राइट प्राइमरी ब्रोनकाई क्या कर रही है, थर्ड सेकेंडरी ब्रोनकाई में जाके टर्शरी ब्रोनकाई में जाती है। ये क्या लिखा है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, थर्ड सेकेंडरी ब्रोनकाई में जाके फिर टर्शरी ब्रोनकाई में जाती है। फिर और इसमें क्या होता है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोनकाई जो है वो सेकेंडरी ब्रोनकाई के अंदर जाने के बाद में एक टर्शरी ब्रोनकाई के अंदर जाती है। ये 10 वेन कुछ नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें। रेस्पिरेटरी ट्री कैसे जाएगा, देखो वो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो देखो आप, ये तो ट्रैकिया की बात है। इसके अंदर देखो नोज से फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोनकाई, सेकेंडरी ब्रोनकाई, टर्शरी ब्रोनकाई, ब्रोनकियोल्स और एल्वोलाई। मतलब इसका रेस्पिरेटरी ट्री का मतलब ये है कि हम सांस कैसे ले रहे हैं और हमारे एल्वोलाई तक किन रास्तों से गुजर, ये सब रास्ते हैं। नाक है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोनकाई है, पहली, दूसरी और तीसरी ब्रोनकाई, फिर ब्रोनकियोल्स और देन एल्वोलाई। ये पूरे रास्ते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अच्छा मैं आपको अपनी हैंड रिटन में दिखा देती हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। रुकिए, देखिए इस तरीके से, ये देखिए प्राइमरी ब्रोनकाई, सेकेंडरी ब्रोनकाई कहाँ प्रेजेंट होती है वो दिखाया है। 8 टर्शरी ब्रोनकाई बनाती है और 10, अच्छा हाँ माफ करना, वहाँ 10 टर्शरी ब्रोनकाई होनी चाहिए, वो मैंने लिखा नहीं है। 10 टर्शरी ब्रोनकाई होती है। ठीक है, वहाँ मैंने लिखा नहीं है, इस पर आप ध्यान रखना। वहाँ 8 होती है, यहाँ 10 होती है। मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैंने ये तो लिखाया ही नहीं है, बताना चाहिए मुझे आप लोगों को कि 10 टर्शरी ब्रोनकाई होती है, यहाँ 8 बनती है। सेकेंडरी में कितनी बनती है, देखो मेरे साथ रिपीट करो, सेकेंडरी ब्रोनकाई में कितनी बनती है, 8 टर्शरी ब्रोनकाई बनती है, और टर्शरी में कितनी बनती है, 10 टर्शरी ब्रोनकाई बनती है। ठीक है, ये आप कभी कभार पूछ लेते हैं, तो इसीलिए ध्यान रखना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैसे बनता है, देखो जैसे मैंने अब बताया, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोनकाई, सेकेंडरी ब्रोनकाई, टर्शरी ब्रोनकाई, इनिशियल ब्रोनकाई, टर्मिनल ब्रोनकाई, रेस्पिरेटरी ब्रोनकाई, एल्वुलर सैक, एल्वुलर डक्ट। तो ये सॉरी माफ करना, रेस्पिरेटरी ब्रोनकाई, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक एंड एल्वुलाई, ये सारा प्रोसीजर रहता है। ठीक, तो ये है, ये यहां से लेकर के, ये क्या हो गया, क्या हो गया, मेरा पेन कैसे चला गया, लगता है मैंने कुछ कौतूहल कर दिया।
चलिए ठीक है। नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाई और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या रहेगा, कंडक्टिंग पार्ट रहेगा। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक और एल्वुलाई ये होता है। मतलब ये मान लीजिए ये तो एक रास्ता है, काम तो असल यही करेंगे, एल्वुलर सैक, एल्वुलाई और एल्वुलर डक्ट यही रेस्पिरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन यही करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो जरा, यही बातें इसमें भी लिखी हुई है। ये देखिए, ये मैं आपको इसीलिए लेके आई थी ये हैंड रिटन नोट्स, ताकि आपकी बातें ये समझ में आ जाए। ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं है कि आप लोग बताएंगे मैं वैसा कर लूंगी। देखो यही सारी बातें मैंने इसमें लिखी है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स, मेन सॉर्ट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज एल्वुलाई। अच्छा, ये वाली बात अभी मैंने आपको बताई नहीं एल्वुलाई के बारे में। अच्छा, इसमें कंडक्टिंग पार्ट वाला कहाँ रह गया, लगता है गलत जुड़ गया है, कोई बात नहीं। देखो कंडक्टिंग पार्ट मैंने बताया था, देखिए जैसे ऐसा ही इसके अंदर लिखा हुआ है। कंडक्टिंग पार्ट बताया था, टर्मिनल ब्रोंकाई, इट इज फॉर्म ऑफ द नोज ऑफ टर्मिनल ब्रोंकाई, देयर इज अ गैसियस एक्सचेंज, इट इज ओनली द टैप डस्ट पार्टिकल, इट इज डेड स्पेस एयर। कंडक्टिंग पार्ट होते क्या क्या है, सबसे पहले तो ये जानो कंडक्टिंग पार्ट होते किस लिए हैं और रेस्पिरेटरी पार्ट किस लिए होते हैं। कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या, नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ये रहता है, ये वाला पार्ट। ये टर्मिनल ब्रोंकाई इट इज फ्रॉम, अच्छा जैसे नोज से लेकर के कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक इसका पार्ट रहता है। इसमें कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। इट इज ओनली द डस्ट पार्टिकल, अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ डस्ट पार्टिकल से बचाने के लिए पूरा, मतलब आप ये समझ लो नोज, फेरिंक्स, ये सिर्फ हमें डस्ट पार्टिकल हमारे अंदर ना पहुंचे, इसीलिए इतनी सारी चीजें हमारे भगवान ने अंदर डाल के दी हैं, इसीलिए इतनी सारी चीजें हमें बनाई गई हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ये डेड स्पेस एयर जो है, हाँ, और जो बची हुई जो डेड स्पेस एयर है ना वो कवर करता है। अभी डेड स्पेस एयर के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जब मैं आपको रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस बताऊंगी ना, कि उनकी वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में बताऊंगी, तब मैं आपको समझाऊंगी। तो ये वो वाली बात है। फिर रेस्पिरेटरी पार्ट क्या होता है, इट इज फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ऑफ टू एल्वुलाई, इट इज फ्रॉम गैसेस एक्सचेंज अकर। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वुलाई से होता है और गैसेस एक्सचेंज करने के काम में आता है। ये देखिए, और पता है हमारी एल्वुलाई बिल्कुल ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, देखो कैसे अंगूर के गुच्छे के जैसे स्ट्रक्चर है, देखो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहा है, अंगूर के गुच्छे बने हुए हैं। अच्छा देखो, लो लिखा भी है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी पार्ट मैंने अभी बताया आपको, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई करते हैं, गैसेस एक्सचेंज होता है। देखो मेन बात इसमें ये रहेगी कि कंडक्टिंग पार्ट में कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होता और इसके अंदर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डस्ट पार्टिकल से प्रिवेंट कर रहे हैं, ये हमें नहीं कर रहे हैं, ठीक, इतनी बात। अब हम एल्वुलाई पे बात कर लेते हैं। एल्वुलाई एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है लंग्स की, मेन साइट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज होता है, सबसे ज्यादा यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होती है, वो एल्वुलाई ही करती है, जो भी कुछ कर रही है वो एल्वुलाई ही कर रही है, ठीक है। अच्छा, तो 300 मिलियन इन वन लेयर, एक लेयर के अंदर 300 मिलियन, एक सेकेंड, 300 मिलियन इन वन लंग है, यहाँ लेयर नहीं है, हाँ लंग ही तो लिखा है, सॉरी माफ करना मुझे, मेरा फ्लो में निकल गया। 300 मिलियन इन एक लंग, एक लंग के अंदर कितने मिलियंस होते हैं एल्वुलाई, 300 मिलियन होते हैं। तो दोनों लंग्स के अंदर कितने होंगे, 750 मिलियन होंगे। ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, देखो जैसे मैंने अभी दिखाया आपको। देखो आउटर लेयर मेड अप ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो बाहर की लेयर बनी हुई है वो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। अंदर की जो ये लेयर दिखाई दे रही है वो इनर लेयर है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनाई गई है। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये लर्न करने की बात है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, कि जो बाहर का जो पार्ट है उसको हम लोग आउटर लेयर बोलते हैं, अंदर के पार्ट को इनर लेयर बोलते हैं। ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ होता है। जो अंदर की जो लेयर गई है वो टाइप 1 न्यूमोसाइटिक गैसेस एक्सचेंज करती है, ये टाइप 1 है, ठीक है, उसको हम लोग न्यूमोसाइटिक गैसेस एक्सचेंज बोलते हैं। फिर आती है टाइप 2 सेल। टाइप 2 सेल क्या होती है, न्यूमोसाइटिक होती है, जो कि 5% तक गैसेस एक्सचेंज करती है। फिर इट प्रोड्यूस द लंग सर्फेक्टेंट, और ये टाइप दूसरी जो सेल है वो क्या करती है, वो लंग सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करती है। लंग सर्फेक्टेंट होता क्या है, लंग सर्फेक्टेंट को लंग सर्फेक्टेंट आपने पढ़ा नहीं है, लिथिनिन स्पिंगोमाइलिन को ही हम लोग लंग सर्फेक्टेंट बोलते हैं। ये किस काम में आती है, इट डिक्रीज सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन को कम कर देती है और कोलैप्स नहीं हो इसके लिए प्रिवेंट करती हैं। रेस्पिरेटरी पार्ट, एक्सचेंज पार्ट, अच्छा कहाँ का एक्सचेंज हो रहा है, देखो एल्वुलाई, एल्वुलर सेक्ट और एल्वुलर डक्ट के अंदर, ये बात है। चलो ये तो कोई बात नहीं, जो है ये मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि एल्वुलाई टाइप सेकंड
फैगोसाइटिक टू रिमूव द, टाइप थर्ड है ये तो एक्चुअली। टाइप थर्ड क्या होता है? फैगोसाइट टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स। ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। देखो मैं बताती हूँ आपको कहाँ। देखो ये इसमें अच्छे से हुआ नहीं, ये ही यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये ना यहाँ सर पे लगे हुए होते हैं एक्चुअली, ठीक है। यही है टाइप थर्ड। ये किसके लिए होते हैं? डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए होते हैं। समझ गए? इसमें देखो, एक टाइप ये रहा जो गैसेज एक्सचेंज कर रहा है, दूसरा टाइपिंग लंग सरफेक्टेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और तीसरा टाइप जो हो रहा है वो डस्ट पार्टिकल से बचा रहा है। सोचो कितनी सारी चीजें हैं जो हमें डस्ट पार्टिकल से बचाते हैं ताकि हमें धूल मिट्टी के कण जो है वो ना लगे, ठीक है। क्या हो गया भाई? पता नहीं इसको क्या परेशानी रहती है, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। कैंसिल कर दूं तो भी नहीं चलता, ठीक है। तो ये सारी बातें एल्वियोलाई के बारे में कर ली हमने। अब हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में जानेंगे और कैपेसिटीज के बारे में जानेंगे। सबसे बड़ी बात देखो, आज हम इस तरीके से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज पढ़ेंगे, दोबारा हमें दिक्कत ही नहीं होगी। और ये वैसे भी मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक रहता है हमेशा। रेस्पिरेशन मुझे भी बड़ा पसंद है और मैं इसकी हर बात बड़े ही ध्यान से और मन से, अगर कुछ एक्स्ट्रा बातें होती है तो वो जरूर मैं सामने लेके आती हूँ और मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा, कैपेसिटीज जो है वो आज याद करेंगे हम, और इसके बाद हम कभी याद नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारे दिमाग में ये छपने वाली है, ठीक है। तो क्या क्या रेस्पिरेटरीज होती हैं, क्या सिस्टम होता है इनका, पहले इनके नाम जानते हैं। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। 4 तरीके की कैपेसिटीज के नाम है। टाइडल वॉल्यूम पहला, दूसरा इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, तीसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। अच्छा, ये इनकी फुल फॉर्म तो देखो हमको याद करनी ही करनी है। मेनली ये सवाल कैसे आते हैं, सवाल जैसे ये टाइडल वॉल्यूम है, पूछा क्या नाम दिया जाता है? टाइडल वॉल्यूम। IV को क्या दिया जाता है? IRV, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। वैसे IRV इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व खा गया है, रिजर्व नहीं लिखा, रिजर्व, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है IRV, ERV, और इसका मतलब है RV, ठीक, समझ गए बात। अब इनके मान कैसे याद कर? पहली बात तो टाइडल वॉल्यूम होता क्या है? टाइडल वॉल्यूम होता है नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन नोन एज टाइडल वॉल्यूम। जो आप, अच्छा मतलब सोचो मत, आप नॉर्मल बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो इसी को नॉर्मल रेस्पिरेशन को ही हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो कितना ml में रहता है? वो रहता है 500 ml में। कितना रहता है? 500 ml में। दूसरा आता है IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, कितना हमने अमाउंट अंदर लिया, ठीक है। अब सब लोग सांस लो मेरी तरह। तो जितना अमाउंट लंग्स के अंदर स्टोर हुआ उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी का मतलब होता है इंस्पायर्ड किया, मतलब अंदर की तरफ खींचा। अंदर की तरफ खींचने का वॉल्यूम जितना आप कितना हद तक आप सांस ले सकते हो, तो उसमें कितना वॉल्यूम भरा जाएगा, उसमें 300 से 3300 ml जो है वो फोर्सफुली हम भर सकते हैं। इससे ज्यादा हम नहीं भर सकते। 3000 से लेकर के 3300 ml तक हम इंस्पायरेटरी वॉल्यूम कर सकते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है कितना हम फोर्सफुली एक्सपायर्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने इंस्पायर किया, अब एक्सपायर करेंगे, कितना हमने सांस को, कितना ही हम सांस को बाहर निकाल सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ 1000 से 1200 ml तक ही एक्सपायरेटरी निकाल सकते हैं, यानी कि अपनी सांस हम खींच ज्यादा सकते हैं। 3000 से 3300 तक अपनी सांस खींच लोगे, लेकिन निकालोगे कितना? केवल 1000 से 1200 ml, ठीक है। फिर बचता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम को ही हम लोग डेड स्पेस एयर बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो वो कितनी रह जाती है हमारे लंग्स के पास में? हाँ देखो, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स, जो लंग्स में एयर बच जाती है जबकि हम पूरी तरीके से पूरी सांस निकालने के बाद भी हमारे फेफड़ों में जो हवा रह जाती है वो कितने ml रह जाती है? वो सिर्फ 1100 से 1200 ml तक रह जाती है, ठीक है। बहुत इजी था, बहुत सबसे ज्यादा इजी तरीके से मैंने पढ़ाया होगा आपको, इतने अच्छे से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा मेरे हिसाब से, इतना अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया। देखो मैं फिर दोहरा देती हूँ, देखो इंपॉर्टेंट है ये, चाहे वो 11th-12th में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ के आए होंगे, लेकिन जो बच्चों को नहीं आता है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो मैं फिर बता देती हूँ। टीवी का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम, IRV का मतलब होता है
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी का मतलब होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और आरवी का मतलब होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो होता है, जो नॉर्मल एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन करते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। आईआरवी का मतलब होता है जो जितनी हम ब्रेथ अंदर अंदर की तरफ लेते हैं, इंस्पायर्ड करते हैं, वो होता है आईआरवी। ईआरवी रहता है जो हम जितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं उसको हम कहते हैं ईआरवी, और आरवी मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम, जितनी एयर लंग्स के अंदर रह गए उसको कहते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक, अब इनके मान याद करते हैं। तो यानी कि टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल रेस्पिरेशन हम 500 ml तक कर लेते हैं। आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो हम 3000 से 3300 ml तक कर लेते हैं। ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1200 तक कर लेते हैं, और रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml तक रह जाता है। ये तो बात है पूरी इनके बारे, वॉल्यूम्स के बारे में। इसके अलावा मैं आपको अब इनकी कैपेसिटीज भी पढ़ाऊंगी। चलिए, मैं सोच रही थी कि आज मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगी, बट मैं सोच रही हूँ आपको अभी फ़िलहाल आप ये याद कर लें, वही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा कि पूरा ही पढ़ा दूँ। चलिए पहले कैपेसिटीज देखते हैं, फिर ब्रेथिंग के स्टेप्स रह जाएंगे जो मैं आज डाल के लेके आई थी आप लोगों के लिए। ब्रेथिंग के स्टेप्स हैं, वेंटिलेशन है, एरिवोलर के वेंटिलेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें सोच रही हूँ कल पढ़ा दूँ, पर अभी मैं फिलहाल आपको कैपेसिटीज़ के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि लंग्स और कैपेसिटीज इतना ही बहुत रहेगा, तो बाकी आप लर्न करके लाइएगा। जब ये फिनिश हो जाएगा तो इसके एमसीक्यूज भी आप लोगों को करने हैं। अच्छा, कैपेसिटीज कैसे, देखो पहला आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, इसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अच्छा ये बताओ ये क्यों हुआ? देखो मैं समझाती हूँ, इसकी ट्रिक है ये जो मैंने बनाई है, जो मेरे हिसाब से सही है। देखो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल्स टू इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, सेम नेम है तो उसकी कैपेसिटी ही तो पूछी है उसने, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या होगा? देखो टाइडल वॉल्यूम तो लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि टाइडल वॉल्यूम तो सब में सेम है ना, नॉर्मल ब्रीथिंग तो सभी कर रहे हैं, तो टाइडल वॉल्यूम तो जाएगा इंस्पायरेटरी में। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि टाइडल वॉल्यूम की कैपेसिटी कितनी थी? 500, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की है 3000, तो 500 प्लस 3000 इक्वल्स टू 3500, ये रहेगा उसका पूरा वॉल्यूम। यानी कि कितना मान आप ले सकते हैं, कितना देखो जोड़ लो तो कितना रहेगा? 3500 से लेकर के 3800 ml तक। ये मैंने यहाँ ये क्यों लिख दिया 3300? 3500 पता है क्यों लिखा है मैंने? हाँ देखो 3000 को और 3500 को जोड़ोगे तो 3500 हो गए। अगर आईआरवी मैंने आपको कितना बताया था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये देखो ये मैंने सही तो लिखा है 3500, मैं कह रही पता नहीं क्या हो गया, मेरे गलत सलत हो गया क्या? ठीक है, तो ये हो गया 3500 से 3800 ml, ये कुछ नहीं है। ठीक है, 3500 से 3800 ml रहेगा। देखो ये लिखा हुआ है 3500 से 3800 ml तक ये रहता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। बता दिया मैंने, समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद अब बात करते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा ये क्या चीज़ है? देखो मैंने आपको बोला था अभी कि टाइडल वॉल्यूम तो आपको हर जगह काउंट करनी ही पड़ेगी, तो टाइडल वॉल्यूम तो लगेगा ही लगेगा। तो टाइडल वॉल्यूम जोड़ोगे, फिर टाइडल वॉल्यूम के साथ में क्या जोड़ोगे? ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500, एक्सपायरेटरी रिजर्व कितना वॉल्यूम होता है? 1000 से 1200। ठीक है, 1000 से 1200 रहता है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 500 और 1000 कितने हुए? 1500, और 500 और 1200 जो है 1700, यानी कि आप मान लो 1500 से 1700 ml। ठीक है, इफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड, इसी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी एक्सपायर्ड। अच्छा ये कोई मतलब की बात नहीं है, मैं आपको आगे बढ़ाती हूँ, वाइटल कैपेसिटी की तरफ चलते हैं। अच्छा अब देखो इसमें तो हम दोनों आईआरवी और ईआरवी कैपेसिटीज में हमने क्या जोड़ा था? हमने टाइडल वॉल्यूम के साथ में जोड़ लिए थे आईआरवी और ईआरवी। ठीक है, इन दोनों के साथ तो टाइडल वॉल्यूम चलेगा। अब बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी। देखो टाइडल वॉल्यूम हर जगह है, ये देखिए टाइडल वॉल्यूम तो आपका हर जगह मिलेगा आपको कि टाइडल वॉल्यूम तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी मिलके ही क्या बनाएगा? वाइटल कैपेसिटी। यानी कि आप तीनों को जोड़ दो, समझ गए? तो टाइडल वॉल्यूम कितना था? 500, ईआरवी कितना था? 1200, और आईआरवी कितना था? 3000। या आप ये जोड़ लो 1100 से 1200 था ना उसका, नहीं सॉरी ईआरवी था 1000 से 1200, 1000 से 1200 था, तो आप 1000 भी जोड़ लो
और 1200 भी जोड़ लो, और IRV आप जोड़ लो 3000, और 3000 से 3300 था, 3000 भी जोड़ लो, 3300 भी जोड़ लो, जो मान आएगा वो यहाँ लिख दो। मैंने तो इसमें 500, 1200 और 3000 यानी कि पहला मान ले लिया, उस हिसाब से मेरा 4700 ml आएगा। वैसे आप लोग जोड़ लो चाहो तो कि कितना रहेगा इसका, जोड़ के बता दूं कि जोड़ लोगे? चलो जोड़ देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, रुकिए रुको, आप लोगों के लिए मैं साफ कर देती हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि मैम क्या ही पढ़ाती हैं, बेकार। बेकार नहीं है, बहुत काम की चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। आप लोगों के ही मतलब की चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ये अगर आप लोगों को एक बार समझ में आ गया ना, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? और ख़ासतौर से BSc नर्सिंग वाले बच्चे अगर इसको याद कर लेंगे ना, तो मोस्टली अगर लंग्स टॉपिक आ भी गया आपके में, या एल्वोलाई के बारे में पूछ लिया, या कैपेसिटीज़ के बारे में पूछ लिया, तो आप एटलीस्ट इनके बारे में लिख सकते हैं। या सोचिए आप अगर सिर्फ डिफाइन लंग्स दे दिया उन्होंने विद हेल्प ऑफ एग्जाम, विद द डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन लंग्स विद डायग्राम, तो आप क्या करोगे? तो ये सब लिख के आओगे ना, कैपेसिटीज़ वगैरह एल्वोलाई के बारे में लिख के आओगे, लंग सर्फेक्टेंट के बारे में लिख के आओगे, ये सारी बातें तो आपको लिखनी पड़ेंगी। वो बच्चे भी बहुत ध्यान से और इन बातों को याद कर लें। खासतौर से कॉम्पिटिशन वाले बच्चे जरूर से देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल इससे आते हैं, ठीक है। अभी पिछली बार ही आया था इससे, अभी लेटेस्ट जो SGPGI का पेपर हुआ है ना, उसमें भी ये सवाल बहुत पूछा गया है। ये लंग सर्फेक्टेंट RRB के अंदर भी ये काफ़ी बार सवाल पूछे गए हैं, यहाँ तक कि इग्नू है या RML है, उसमें भी ये बहुत बार सवाल इनमें से पूछे जाते हैं कैपेसिटीज़ के बारे में। और पता है अभी तो लेटेस्ट नीट जो हुआ था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आए थे। तो सारे बच्चे ध्यान से इस बात को पढ़ें, ठीक है। मैंने आपको बताया था टाइडल वॉल्यूम 500 होता है, मैं आपको कहाँ लिख के बताऊँ, रुको यहाँ बताती हूँ। मेरे पास ब्लैंक पेपर है, मैं ब्लैंक पेपर लेके आई थी अपने साथ, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे हैं वाइटल कैपेसिटी के बारे में। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, IRV प्लस ERV प्लस RV प्लस टाइडल वॉल्यूम, सॉरी RV बोल दिया मैंने, प्लस टाइडल वॉल्यूम, उल्टा लिख दिया है मैंने, कोई बात नहीं। पहले टाइडल वॉल्यूम जाएगा ERV, चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लिखो IRV का मान। IRV का मान कितना था बताओ IRV का मान कितना था? IRV का मान था 3000 से 3300, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3000, 1 2 3, 3000 हो गए। यहाँ नीचे लिख देते हैं 3300, ठीक है। अब इसको प्लस कर लेते हैं, यहाँ भी प्लस कर लेते हैं। ERV का मान कितना बताया था मैंने आपको? 1100 से 1200, तो एक जगह जोड़ लेते हैं 1100, 1100, एक जगह जोड़ लेते हैं हम 1200। टाइडल वॉल्यूम फिक्स रहता है 500, तो 500, और यहाँ नीचे भी जोड़ लो 500। अब बताओ कितना हुआ? पहले का बता दो, दूसरे का बता दो, कितना हुआ? जल्दी जल्दी जोड़ो, जल्दी जोड़ो बच्चों, जल्दी जोड़ो। कितना हो गया पहले वाले का आंसर? देखो क्या लिखा है, 3000 प्लस 1100 प्लस 500, तो कितना हुआ? 4600। समझ गए ना? 4600। अरे यार हो नहीं गया 4600, 3000 और 500 कितने हुए? 3500 हो गए। 3500 और 1000 कितने हुए? 3.5 और 500 कितने हुए? 4000 और 500 कितने हुए? 4500 और 100 कितने हुए? 4600। सिंपल तो था। अब देखो ये 3300 है, तो 3300 3 और 2 5 हो गए, यानी कितने हो गए? 3500। 3500 में 1000 जोड़ो, कितने हुए बताओ? 3500। अरे ऐसे करके जोड़ लो ना, 3500 में 500 जोड़े तो कितने हुए? 4000। 4000 में 500 और जोड़ लिए, कितने हो गए? 4000 में 500 जोड़े, कितने हो गए? 4500। 4500 में 500 जोड़े तो कितने हो गए? 4500 में 5000, 5000 हो गए। तो कितना मान निकल के आया? 4600 से लेकर के 5000 तक, ठीक है। तो अब यहाँ आराम से लिख सकते हैं हम। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4600 या 4700 लिख लो, कोई बात नहीं। 4700 से लेकर के 5000, 1 2 3, मेरे हिसाब से इसमें गलत हो गया, 4600 ही जोड़ा है हमने, 4600, ठीक है।
तो ये आ गया असली मान। अब इसके अलावा एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में ईआरवी और आरवी को जोड़ा जाता है, यानी कि ईआरवी का मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और आरवी का मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि 1100 और प्लस 1200 कर लो तो ये आ गया, ये पूरा मान निकल के आ गया। इसके अलावा टीएलसी क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में आप लोगों को मालूम है सब कुछ जोड़ दो, सब कुछ अगर जोड़ दिया तो 58,000 से लेकर के 6,000 तक ml तक ये सारा मान टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर निकलता है। अब मुझे नहीं लगता आपको कैपेसिटीज के अंदर या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के अंदर आपको कोई दिक्कत आएगी, ना आपको वॉल्यूम में दिक्कत आनी चाहिए ना कैपेसिटीज में दिक्कत आनी चाहिए। सिंपल सिंपल सी बात है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम का खेल है। इनके आपको मान याद करने हैं 500, 3300 से 3000 से 3300, 1000 से 1200, 1100 से 1200। ठीक है, अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज के फॉर्मूलेज याद कर लो, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एफआरसी, सॉरी माफ करना एक और रह गया, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का होता है टीवी, ईआरवी और आईआरवी। और फिक्शनल का क्या होगा? फिक्शनल जो अंदर रह गया वो कितना होगा? फिक्शनल रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी और रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ दो। ठीक है, फिर फंक्शनल जो फंक्शन कर रहा है ना लंग्स के अंदर, जो बचा रह गया वही तो केवल फंक्शन करेगा। तो जो फंक्शन कर रहा है वो ईआरवी यानी कि जो बचा हुआ है एक्सटर्नल रिजर्व वॉल्यूम और आरवी, उन दोनों को प्लस कर दो, उसका मान आ जाएगा। टीएलसी का तो सिंपल सी बात है, सबको जोड़ दो, जो आंसर आएगा वो लिख दो, सिंपल। अब कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर आप चाहो तो इनको लर्न कर लो, नहीं चाहो तो सिंपल तरीका बता दिया उससे आप रिवाइज कर लो, लिख लो। अच्छा, ब्रेथिंग के स्टेप्स क्या होते हैं? पढ़ोगे आगे या बाद में पढ़ूं? बताओ 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 बताओ, पढ़ोगे? चलो पढ़ा देती हूँ। ब्रेथिंग स्टेप्स क्या होते हैं? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दो टाइप के ब्रेथिंग के स्टेप्स हैं, इनहेल फ्रेश एयर और एक्सहेल CO2। जो हम रेस्पिरेशन करने के बाद में साफ हवा लेते हैं उसको हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के नाम से जानते हैं। इंस्पायरेशन क्या होता है? अभी बताया, इनहेल द फ्रेश एयर। एक्सपायरेशन क्या होता है? इनहेल द CO2 फ्रॉम लंग्स। जो लंग्स से CO2 हम निकाल रहे हैं उसको हम एक्सपायरेशन बोलते हैं, सिंपल। अरे यार, O2 लेना और CO2 निकालना ही वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है। एक्सहेल CO2 या इनहेल फ्रेश एयर की जगह आप O2 लिख लो, सिंपल। ठीक है, पहला क्या है? स्टेप फर्स्ट है प्रेशर इज, क्या लिख दिया ये? चलो कोई बात नहीं। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम, ये है इसका फॉर्मूला, ये रहता है इसका फॉर्मूला। देखो यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, मैं साफ साफ से लिख देती हूँ, नहीं तो बाद में आप लोग मुझसे बोलोगे कि मैम की राइटिंग तो ऐसी है। माशाल्लाह मैम की राइटिंग बहुत सुंदर है, ऐसे मत बोलो, ठीक है। मैम तो पिकासो को फेल करेंगी ड्राइंग में। देखो स्टेप 1 क्या रहता है? सबसे मेन और बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है, इसलिए मैं सोच रही थी चलिए आप पढ़ लीजिए। अच्छा छोड़ो, देखो इसमें क्या होता है? प्रेशर यानी कि P इज प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। अब इसका मतलब मैं समझाती हूँ आपको, रुको। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि मैडम ने क्या लिख दिया, मैडम तो पागल बना रही है। ऐसा नहीं है, देखो मैं समझाती हूँ। प्रेशर का मतलब होता है जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। हाँ? ये क्या इसने उल्टा लगा दिया? प्रेशर बढ़ता है बेटा, ये गलत लग गया है। प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम जो है वो घटता है, समझ गए? तो O2 अंदर आती है। देखो अगर किसी चीज पर तुम दबाव लगाओगे, देखो आपके पास पानी है, ठीक है, आपके पास स्ट्रॉ है, मतलब आप पीते नहीं कॉफी वगैरह, आजकल स्टारबक्स वगैरह में कॉफी वगैरह पीते हैं, पानी पीते हैं ना, तो स्ट्रॉ डाल के आपने पानी पिया। पानी को जब आपने खींचा, प्रेशर लगाया, तो पानी का जो वॉल्यूम था वो तो कम हो गया ना। आपने तो पी के पेट में रख लिया, तो जो उसके अंदर का जो वॉल्यूम था वो कम हो गया ना। तो इसीलिए प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। ये होती है इंस्पायरेशन की प्रोसेस। अब सेकेंड स्टेप यानी कि एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है? एक्सपायरेशन में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन CO2 आउट, एयर मूव आउटसाइड। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है? हाई कंसंट्रेशन से बात लो कंसंट्रेशन की ओर जा रही है, CO2 बाहर निकल रही है और हवा जो है वो बाहर चली जा रही है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एयर एंटर इनसाइड और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एयर मूव आउटसाइड। सिंपल। आपको बात सिर्फ इतनी सी समझनी है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। ऐसा है, ये इसलिए लिखाया है क्योंकि एक बार एम्स में इसका क्वेश्चन आया था, इस वजह से मैंने आपको लिखा दिया है।
कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम का मतलब यही है कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब ये है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मतलब वॉल्यूम जो है वो मुड़ रहा है। जैसे CO2 बाहर निकल रही है, इसी कारण से, ये है कारण, ये कॉज है, इसी कॉज से CO2 बाहर निकल रही है और एयर जो है वो अंदर आ रही है। अब बात करो, अरे यार ये गलत कैसे लग गया। हाँ, ये थी बात। पहले स्टेप मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है, ब्रेथिंग स्टेप का पहला स्टेप था, दूसरा था, अब ये तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप में क्या बताया मैंने आपको, रिब बता दिया है कि रिब इस तरीके से बनाया है। उसके बाद CSICM, इंटरनल इंट्राकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल स्पेस क्या होता है, एक्सटर्नल इंट्राकॉस्टल मसल क्या होता है, EICM क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, फ्रेनिक मसल क्या होती है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, इसको मैं पढ़ाती हूँ आराम से। अभी पहले रुको, ये मुझे लगता है ये बीच में कहीं आ गया है, लेकिन चलिए ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखो जैसे पहले स्टेप में मैंने आपको बताया था, ब्रेथिंग के स्टेप्स पढ़ रहे हैं ना हम, तो इसमें पहले स्टेप में मैंने इंस्पिरेशन के बारे में आपको बताया, फिर प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम के रहता है, यानी कि प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम कम होता है। उसके बाद में जो एयर जाती है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर जा रही है। अब हम बात कर रहे हैं अंदर के स्ट्रक्चर का, तो अंदर के बारे में क्या जानकारी हमें रखनी चाहिए कि जो हमारा लंग्स है ना, उसको जो प्रोटेक्ट कर रही है वो है रिब केजेस। ये देखो जैसे ये पूरा लंग्स बना हुआ है, इसको जो ये देखो, ये दोनों क्या चीज है, ये लंग्स है, ठीक है। ठीक है, ये है लंग्स। देखो 2 पेयर ऑफ लंग्स होता है, ये मैंने बताया था। और ये क्या है, ये रिब केज है। किससे कवर्ड होती है, ये रिब केज है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर एंड 8 नंबर, इस टाइप की रिब केजेस होती है। रिब केजेस के बारे में बातें बताऊंगी, फ्लोटिंग रिब केजेस भी होती हैं और अदर टाइप की भी होती है, उनके बारे में मैं आपको बाद में जानकारी दूंगी। पहले हम लंग्स के बारे में तो पढ़ लें। अच्छा, कैसे रिब केजेस, देखो मैंने जैसे बाहर निकाल के इसमें आपको बताया कि कहाँ पे एग्जैक्ट क्या पोजीशन होती है। ये जैसे ये मीडियस्टर्नम है, मीडियस्टर्नम यानी कि जो लंग्स है ना, लंग्स के ठीक नीचे एक डायफ्राम होता है और इसके पास में फ्रेनिक नर्व मौजूद होती है, ठीक है। अरे डायफ्राम है ना, जैसे ये डायफ्राम आप मान लो, तो डायफ्राम के पास में जैसे यहाँ पे ना फ्रेनिक नर्व, डायफ्राम के ठीक नीचे सटी हुई फ्रेनिक नर्व होती है, ठीक है। तो ये डायफ्राम होता ही क्यों है, ये डायफ्राम इसलिए होता है ताकि जो लंग्स है ना वो कोलैप्स ना करें और बचे रहें, इसीलिए ये डायफ्राम बनाया गया है। ये तो आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था लंग्स जो होता है वो मीडियस्टर्नम पर टिका हुआ होता है। यहाँ पर ये मीडियस्टर्नम का पार्ट है, ये होता है मीडियस्टर्नम, MS लिख सकते हैं मीडियस्टर्नम। और ये तो पूरा स्टर्नम है ही पार्ट, ये तो पूरे स्टर्नम पे ही रिब केजेस टिकी हुई है। अच्छा, अब इसका जो दूसरा जो पार्ट होता है, जैसे ये 1 नंबर है और अरे यार ये क्या हो जाता है, 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये जो दूसरी पार्ट पे है ना, उसको कहते हैं हम इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल और CIESM, इसे हम लोग इस नाम से जानते हैं। माफ करना, सॉरी, CIESM ने, इसमें यार ये गलत लिखा हुआ है, इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल। ये वही मैं कहूँ, ये होता क्या है, मैं इतना देर से सोच रही हूँ ये CIESM, ये CIESM होता क्या है। इसमें गलत टाइप हो गया है, ये नहीं है, इसको काट दीजिए। इसे बोलते हैं इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल, इसे बोलते हैं IICM। गलत हो गया, ये I है यहाँ पे और ये ब्रैकेट्स हैं, IICM इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल कहते हैं। ये जो बनी हुई है ना, इन्हें इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल कहते हैं। और ये जो इसके बीच में जैसे ये है ना, ये मान लो ये इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल्स है, जो इनके बीच में जो स्पेस है ना, इन्हें बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, इसे ICS कहते हैं। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अच्छा, जो बाहर की तरफ है, देखो जो समझ नहीं रहे हो आप मेरी बात, कि सब ऐसे लटकी तो हुई है, और जो अंदर की साइड में है उसको बोलते हैं इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल, यानी कि EICM, और ये डायफ्राम पर टिका हुआ है। अब इसमें और क्या परेशानी वाली बात है, देखो दोबारा समझाती हूँ। IICM होता है इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल, जो अंदर की तरफ इंट्राकोस्टल मसल है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, ठीक है, जो अंदर की तरफ। और जो दबी हुई जो है ना, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल। नीचे की तरफ जो सपोर्ट के लिए, लंग्स के सपोर्ट के लिए बनाया गया है, उसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम से ही सदके एक नर्व गई है जिसका नाम है फ्रेनिक नर्व। ये सारी बातें हैं, या फ्रेनिक मसल लिख दिया है, फ्रेनिक नर्व भी कहते हैं उसको, फ्रेनिक मसल भी कहते हैं। मसल भी होती है, मतलब फ्रेनिक मसल भी होती है, और उसी पे एक नर्व जुड़ी हुई होती है, उसे भी फ्रेनिक नर्व कहते हैं।
अच्छा, अब ये प्रोसेसर चलता कैसे है, ये IICM EICM ये कर क्या रहे हैं जब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले EICM जो है फ्रेनिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। जैसे ही दबाव पड़ा ना, देखो दबाव पड़ा तो क्या हो रहा है, फ्रेनिक जो है वो डाउनवर्ड, मतलब अरे यार समझो बात को, ये देखो ये बनी हुई है फ्रेनिक। जब हम इंस्पायरेशन करेंगे, सांस अंदर खींचे, तो ये जो चीजें है ना हमारे नीचे की, ये जो चीजें आप खुद महसूस करेंगे, ये डाउनवर्ड नीचे की ओर गई, ऐसा लगा ना ये बिल्कुल नीचे की ओर चली गई। ठीक है, और EICM अपवर्ड आउटवर्ड, और ये जो है वो बाहर की ओर आ गया। देखो छोड़ के देखो, EICM जो एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल है, ये बाहर की ओर चला जाएगा, और इंटरनल और जो फ्रेनिक नर्व है वो नीचे की तरफ खिसक जाएगी। सांस लेके देखो, फ्रेनिक जो है नीचे की तरफ है, फ्रेनिक मसल वो नीचे की ओर खिसकेगी, और ये वाली वैसे आउटवर्ड बाहर की तरफ आएंगी। देखो जैसे अगर देखो आप गहरी सांस लो, ये तो नीचे की ओर गई, लेकिन ये जो है, ये जैसे आप ये मानो चेस्ट जो है वो तो बाहर की तरफ आया ना, और बाकी जो नर्व है वो अंदर की तरफ चली गई, आउटवर्ड चली गई। तो ये है, इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, और अगर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यही वाली हिसाब है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो फिर देखो, अब सीधी सी बात है, जैसे मैंने अब इतनी देर से बोल रही हूँ कि एक्सपायरेशन जब होगा तो O2 जो है वो बोर जाएगी। देखो फिर से सांस लो आप लोग, तब भी समझ में आएगा। देखो सब सांस लो, तो आपने इंस्पायरेट किया तो फ्रेनिक मसल जो है वो डाउनवर्ड की ओर चली गई, और आपकी जो छाती जो है वो फूल गई। जैसे हिंदी में मैं समझाऊं तो छाती को फुलाना, जब छाती फूलती है तो क्या हो रहा है, तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है ना, तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। ये हो रही इंस्पायरेशन की प्रोसेस। एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, एक्सपायरेशन में रिलीज। अब फिर से सांस लो, अब आपने छोड़ दो सांस। तो जब आपने सांस छोड़ दी तो जो हमारा फ्रेनिक मसल था वो नीचे की ओर गया। इसमें लिखा नहीं है मैंने क्या, हाँ, रिलैक्सेशन इन फ्रेनिक मसल्स एंड EICM इज इनवर्ड। ये इनवर्ड हो गई, ये मतलब देखो अब तो फूल गई ना, तो वापस जैसे रेस्ट पोजीशन में आ गई अपना, जैसे हम लोग नॉर्मल बैठे हैं तो उस टाइप की पोजीशन में वो आ गई। अब कॉन्ट्रैक्शन इन IIC इंटरनल कोस्टल मसल, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, CO2 बाहर निकल गई, एयर मूव आउटसाइड। सिंपल, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लड़ाना इन सब चीजों में। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन मूव इनसाइड, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन मूव आउटसाइड, सिंपल। अब बात करो मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की। MRV होती क्या है? MRV होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस नंबर प्लस रेस्पिरेटरी इन 1 मिनट। इसको कहते हैं MRV। मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। वैसे देखो ये पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी मैंने इसलिए लिखा दिया कि पता नहीं पेपर कुछ अलग टाइप के ही बन रहे हैं, इस वजह से मैं आपको बता देती हूँ। MRV क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम इनटू मल्टीप्लाई करते हैं इसमें नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी बार आप सांस ले रहे हैं उसको जोड़ना होता है। तो 500, अच्छा कितनी ब्रेथ लेते हैं आप, आपकी कितनी ब्रेथ होती है, 12 से, ब्रेथ पर मिनट कितनी होती है, 12 से 16 होती है ना, तो इसको 12 से 16 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 से 8000 ml पर मिनट आएगी। मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम समझ गए क्या होता है? ठीक है। अब एल्वुलर वेंटिलेशन वॉल्यूम क्या होता है, ये देखो, एल्वुलर वेंटिलेशन मूवमेंट, ये वॉल्यूम होता है द अमाउंट ऑफ एयर विच टेक पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज इज नोन एज AVV। वो अमाउंट जो कि गैसेस एक्सचेंज करने में मदद कर रहा है उसको हम लोग एल्वुलर वेंटिलेशन वॉल्यूम कहते हैं। इसका टाइडल वॉल्यूम तो 500 ml रहेगा। ओनली 350 ml यूज इन एक्सचेंज, और 150 ml जो है वो कंडक्टिंग पार्ट में रह जाती है, जिसको हम लोग डेड स्पेस एयर बोलते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, कंडक्टिंग पार्ट भी बताया था, डेड स्पेस एयर भी बताया था। अब एल्वुलर वेंटिलेशन जब एल्वुलाई से बाहर निकल जाती है एयर, उसको ही हम लोग AVV बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर विच टेक प्लेस द गैसेस एक्सचेंज इज नोन एज AVV। वो अमाउंट जो गैसेस एक्सचेंज करने में मदद करता है उसको हम लोग AVV बोलते हैं। इसमें टाइडल वॉल्यूम 500 ml रहता है, 500 ml टाइडल वॉल्यूम होता है ना, लेकिन यूज कितना होता है, 350 ml यूज होता है गैसेस एक्सचेंज करने में, और जो 150 बचता है वो हमारा डेड स्पेस एयर में, जो मैंने आपको बताया था ना कि नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी ना, इनमें जो रह जाती है बची हुई एयर, तो कितनी रह जाती है इसमें, 150 ml। ठीक है। AVV एल्वुलर वेंटिलेशन वॉल्यूम क्या रहता है, टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस एयर, यानी कि वही मैंने 500 में से 350 माइनस कर दो, 150 बच गए। ठीक है, तो
टाइडल वॉल्यूम में से डेड स्पेस एयर माइनस करोगे तो 350 बचेंगे। माफ करना मेरे को, आप लोग नहीं तो कहोगे कि मैडम गलत पढ़ाती हैं। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम में डेड स्पेस एयर माइनस कर दिया तो 350। देखो, अरे यार तुम लोग कंफ्यूज मत हो। 500 में से अगर आप माइनस करोगे कितना होता है डेड स्पेस एयर, 150 बताया, तो कितना आंसर आएगा, 350 आ गए। तो 350 गुणा मतलब मल्टीप्लाई 12 से 16 तक, ये बताया था मैंने आपको। 12 से 16 तक कहाँ बताया मैंने आपको? आप लोग सोचेंगे कि मैडम बताती है नहीं। ये रहा, अरे हाँ इसी में तो बताया था मैंने आपको। अरे यार तुम क्या कर रहे हो? हाँ देखो, ब्रीथ पर मिनट बताया था ना, 12 से 16 होते हैं। तो अरे ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, तो रेस्पिरेटरी तो 12 से 16 कर लिया, तो इसका आंसर आ गया 4200 से 5600 ml पर मिनट। ये रही एवीवी की बात। अच्छा, ये तो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। देखो, टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है, डेड स्पेस एयर 150 होता है, रेस्पिरेटरी रेट इतना होता है 1200 से 16। की पॉइंट जो है वो डेड स्पेस एयर डज नॉट टेक पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज का पार्ट नहीं होता है डेड स्पेस एयर। अभी मैंने इतनी बार बताया, ओनली 350 ml 500 में से बच जाता है, जो कि गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और मैंने आज बहुत कुछ पढ़ा दिया आपको। लंग्स के बारे में बता दिया, टाइडल वॉल्यूम के बारे में बता दिया, टाइडल कैपेसिटीज के बारे में बता दिया मैंने, EICM, और ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, EICM, IICM, और ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये मैंने आपको बता दी है सारी बातें। क्या हो गया, ये वाला रह गया क्या? टाइडल वॉल्यूम प्लस IIR विद टोटल लंग कैपेसिटी बता तो दी थी। हाँ बता दिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको आज बता दी हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ लाइक करिएगा हम लोगों को, और फॉलो ज़रूर से कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप बताना हमको कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चों, आज हमने बात की रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आने वाले लंग्स के बारे में, एल्वुलर सेक के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, एल्वुलाई के बारे में, रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में, और टाइडल वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में। इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। मैं आपको एक बहुत खास बात बताना चाहूंगी, इसमें जो मुख्यतः इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज को पढ़ना, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मुख्य रोल प्ले करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछे जाने वाले कंपटीशन लेवल में ये वाले सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग इनकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें करेंगे, आगे की चीजें मैं आपको बताऊंगी। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिर्फ एक दिन की क्लास और रह गई है, और फिर उसके बाद हम MSN का पार्ट, जो कि डिसीज कंडीशन है, वो हम स्टार्ट करेंगे। रेस्पिरेटरी से डिसीज आप लोगों को पता है, एम्फाइसीमा है, अस्थमा है, ये सारे जो डिसीज है, जो भी ब्रोंकाइटिस डिसीजेज है, निमोनिया भी रेस्पिरेशन के अंतर्गत आता है। ये सारी बातें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को पर भी जुड़ना ना भूलें, क्योंकि व्हाट्सएप का ग्रुप भी हमने ऐसा ग्रुप तैयार किया है जिसमें हमने चैट्स ओपन करके रखी हुई है। क्यों? ताकि हम आपको 1-to-1 मेंटोरशिप दे सकें। इसके अलावा उसमें नंबर्स प्रोवाइडेड है, कुछ आपके डायरेक्टर के नंबर प्रोवाइडेड है, इसके अलावा कुछ मेन हेड के भी नंबर प्रोवाइडेड हैं। जो बच्चे हमसे कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप डायरेक्टर से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही, कल से हम आगे की चर्चा करेंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।